जैसे इस क्लास में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जनन स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जनन का मतलब पहले से हम लोग जान चुके हैं कि जनन का मतलब क्या होता है। जनन का मतलब हम लोग ये जान चुके हैं कि जब एक जीव से नए जीवों का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो उससे रिलेटेड हेल्थ के बारे में हम लोग को समझना है, उससे रिलेटेड हेल्थ के बारे में समझना है, उससे रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है, हम लोग क्या चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे इसमें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हेल्थ पर ध्यान रखता है और हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को ये करता है। तो जनन स्वास्थ्य, जनन संबंधित सभी तत्वों को साथ साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। भारत में सर्वप्रथम 1991 में, सबसे पहले 1991 में एक नियोजन लाया गया था और उसका नाम था परिवार नियोजन। उसका नाम था परिवार नियोजन। तो ये 1991 में लाया गया था, 1991 में इसका नाम था परिवार नियोजन, और ये कार्य का शुरुआत किया गया था। और ये परिवार नियोजन जो था, जनन संबंधी सभी विषयों की जानकारी हेतु स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए उत्साहित करना था। तो ये क्या था, जनन से रिलेटेड सभी बातें एक परिवार को बताए और बताकर उससे जितना भी जानकारी है, सभी जानकारी को देकर उसको उत्तेजित करे, उसको करने के लिए उत्तेजित करे। ठीक है, यही इसका एम था परिवार नियोजन का। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि जनन स्वास्थ्य के विषय में क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, जनता के बीच जनन संबंधित विषयों पर विभिन्न उपाय करना चाहिए। अब देखो, जनता के बीच में जनन संबंधी जितना भी विषय है उस पर सब पर उपाय लाना चाहिए। जो भी दिक्कत है उसको सबको सामने लाना चाहिए, ऑडियो विजुअल या मुद्रित सामग्री के द्वारा। तो बहुत सारे अलग अलग तरीका से ऑडियो विजुअल करके या मुद्रित सामग्री हम लोग करके, ऑडियो विजुअल मतलब वीडियो वगैरह दिखाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जनन संबंधित विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। ये करना जरूरी होता है, इसे जनन संबंधी जानना जरूरी होता है। अब देखो होता है कि विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यौन शिक्षा मतलब होता है कि जनन से संबंधित हम लोग जनन जो अंग होता है शरीर में, जिसके बारे में बहुत कम चर्चा किया जाता है, तो उससे संबंधित विद्यालयों में भी क्या होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। किशोर आयु वर्ग के लोगों में यौन संबंध के शिक्षित करना, गर्भवती माताओं को देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के बारे में जानकारी देना। अब देखो इसमें यौन संबंधी शिक्षा में क्या चीज़ बता सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले गर्भवती माता जो होती है, जो जिसके पेट में बच्चे पलते रहते हैं, वो अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती है, और उनके जो स्तनपान होता है, बच्चे का जो दूध पिलाना होता है, उससे बच्चे का क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सब चीज़ें बताना जरूरी हो जाता है। यौन संबंधित अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वस्थ परिवार का। यौन संबंधित अपराध होता है, जैसे कि कहीं पर रेप हो जाता है, तो ये सब क्या हो, यौन संबंधित अपराध है। तो ये सब यौन संबंधित अपराध को रोकने के लिए ये सब शिक्षा देना जरूरी है कि कोई ऐसा गलती ना करे। जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्या। अब जनन संबंधी जितना भी समस्या होता है, जनन से रिलेटेड जितना भी समस्या होता है उस पर ध्यान देना। जैसे गर्भपात, यौन संचारित रोग, मतलब जब हम लोग यौन संबंध मादा और नर एक दूसरे संबंध बनाते हैं, उस टाइम जो भी अगर रोग उत्पन्न होता है उससे रिलेटेड जानकारी देना। गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना, ये गर्भ निरोधक के बारे में हम लोग अभी इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक, मादा भ्रूण की हत्या उल्वेदन कहलाता है। देखो एक उल्वेदन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी बता देते हैं, आगे भी मिलेगा। उल्वेदन कहलाता है। क्या करते हैं लोग, बच्चे का पहले ही जांच करा लेते हैं कि जो मादा के शरीर में जो बच्चे पल रहे हैं, जो माँ के शरीर में बच्चे पल रहे हैं, वो लड़का है कि लड़की। अगर हमको पता है लड़की किसी को नहीं चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ उसको डिवोर्सन करा देते हैं, मतलब उसको वहाँ से ही ख़त्म कर देते हैं माँ के पेट में।
तो ये भी एक गलत चीज़ है, तो इसके बारे में जानकारी देना। यौन संबंधी सभी प्रकार के चिकित्सा विशेष रूप से संपादित होने के माता और शिशु मृत्यु दर में कमी हुई है। अब अगर बात करेंगे तो पहले क्या था कि अगर अच्छे से हेल्थ नहीं होता था, मतलब इलाज सही से नहीं होता था, जिसके कारण देखने को मिला था जो गर्भवती माता होती थी या उसके बच्चे होते थे, ये ज़्यादा लोग क्या होते थे, मर जाते थे। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ें रुक चुका है, आज के डेट में ये सब चीज़ें रुक चुका है। तो शिशु दर में कमी तो आ चुका है, लेकिन इसके कारण जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा है। इसके कारण जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिल रहा है। जनसंख्या को हम लोग कैसे कंट्रोल करें, उसके बारे में भी इसमें पढ़ना है। अगर जनसंख्या का बात करेंगे, जनसंख्या वृद्धि का बात करेंगे, तो आधुनिक जीवन व्यवस्था के अनेक सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रही है। देखो, अब सुविधा तो मिल रहा है, जिससे कारण क्या होता है, लोग मर कम रहे, मृत्यु बहुत कम हो रहा है। अब मृत्यु कम होगा तो ऑब्वियस है, अगर मृत्यु कम होगा तो ऑब्वियस है कि जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रहा है। अगर 1900 में बात करेंगे तो 1900 में पृथ्वी पर कुल जनसंख्या जो था कितना था, 2000 मिलियन था। 2000 मिलियन था। ये कब का बात हो रही है, ये 1900 का बात हो रहा है, मतलब करीब करीब 2 अरब थी पूरा पृथ्वी पर। जो 2000 में अगर ये 100 साल बाद बात करेंगे तो ये 2000 में कितना, ये 1900 का बात हो रहा था। अब यहाँ पर आ गए हम 2000 में। 2000 में तेजी से बढ़कर, पहले यहाँ पर देखो कितना मिलियन था, 2000 मिलियन था, ये 2000 में कितना मिलियन हो गया, तो 6000 मिलियन हो गया, मतलब लगभग 6 अरब के बराबर ये हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग, अगर भारत की जनसंख्या बात करेंगे, जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी 1947 में, 1947 में जब स्वतंत्रता हम लोग को मिला था, तो उस टाइम भारत का जनसंख्या कितना था, 350 मिलियन था, 350 मिलियन था। तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था 1947 में, तो उस टाइम 350 मिलियन था, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं कितना करोड़, लगभग 35 करोड़ था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम भारत का जनसंख्या जो था वो कितना था, 35 करोड़ था। लेकिन ये 2000 आते आते, मतलब 1947 से अगर 2000 तक हम लोग जब तक पहुँचे, तो उस टाइम ये जनसंख्या बढ़ के कितना हो चुका था, तो देखो ये 35 करोड़ से बढ़ के कितना हो चुका था, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये 35 करोड़ से बढ़कर लगभग 1000 मिलियन से ज़्यादा हो गया था। अगर मिलियन में बात करेंगे तो मिलियन में कितना था, 350 था। अब ये बढ़ के लगभग 1000 मिलियन से ज़्यादा हो चुका था। ठीक, इस तरह से ये वृद्धि देखने को हम लोग को मिला। इसका मूल्य कारण बताया जाता है कि ऐसा क्यों इतना वृद्धि हुआ, मृत्यु दर में कमी हो गया, मातृ मृत्यु दर में, और शिशु, मतलब माता का भी मृत्यु कम होने लगा जब से हेल्थ पर ध्यान दिया गया, और शिशु का भी मृत्यु, बच्चे का भी मृत्यु कम होने लगा, जिससे जनसंख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ते हुए नजर आया। तो अब हम लोग को चाहिए, अब अगर 2001 का बात करेंगे तो 2001 में जनगणना हुआ था, हर एक 10 साल पे होता है। 2001 में का जो जनगणना हुआ था उसमें बताया गया था कि जो वृद्धि दर है, वृद्धि लगभग कितना प्रतिशत हुआ है, 1.7% हुआ है। फिर भी इस वृद्धि दर से 33 वर्षों में हमारी जनसंख्या दुगनी हो सकती है। बताया जा रहा है कि जब ऐसा वृद्धि होते रहे तो 33 वर्षों में लगभग ये जनसंख्या कितना हो जाएगी, दोगुनी हो सकती है। इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर के अंकुश लगाना क्या है, अति आवश्यक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद हम लोग फिर क्या, देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संसाधन उतना उपलब्ध है नहीं। इसके लिए गर्भ निरोधक का उपाय अपनाना जरूरी है। अब ये गर्भ निरोधक क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो गर्भ निरोधक का उपाय करना जरूरी है। गर्भ निरोधक से हम लोग क्या प्रकार से पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। विवाह के लड़की का उम्र 18 वर्ष और 21 वर्ष किया गया, ये भी चीज़ देखा गया। पहले लोग ऐसे ही कम एज में शादी कर लेते तो और ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। लेकिन अब ये जो शादी का एज लड़कियों के लिए 18 वर्ष किया गया, लेकिन अब ये फिर से बदल दिया गया है, लड़कियों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया है। अगर ये जनसंख्या अधिक होने की किसी भी देश में, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या अधिक होने से किसी देश में क्या होता है, तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी पर जो आय बनता है वो बहुत कम देखने को मिलता है। जमीन का कमी, खनिज का कमी, कास्ट आदि प्राकृतिक संपदाओं का भी कमी हो जाता है। तो ये सब में दिक्कत देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन जनसाधारण की स्वस्थ
खराब होते रहता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जो जनसंख्या होता है उसमें बहुत ज़्यादा खराबी बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है ऐसे जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण। आगे हम लोग बात करेंगे तो परिवार की जनसंख्या वृद्धि होने से पारस्परिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, वह परिवार के लिए हानिकारक होती है। अगर एक परिवार में ज़्यादा जनसंख्या होता है तो उसमें रहन सहन, उसका पालन पोषण, उसका रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे माता पिता का आर्थिक भार पड़ता है, आर्थिक मतलब पैसों का ज़्यादा दिक्कत होने लगता है जब अगर जनसंख्या ज़्यादा होता है तो माता पिता पे, ठीक। माँ का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होती है। माँ के अगर देखेंगे तो माँ ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होती है अगर वो ज़्यादा बच्चे का जन्म देती है। बच्चे को भोजन में पोषण तत्व उचित मात्रा में नहीं मिलते हैं। बच्चे को भोजन में अभी से ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो सबको पोषण तत्व उचित मात्रा में प्राप्त नहीं होता है। उचित चिकित्सा मतलब उचित हेल्थ मतलब हॉस्पिटल कराने की संभावना कम हो जाती है, मतलब उसका हेल्थ पर ध्यान भी कम जाता है। सबसे स्वास्थ्य का उचित देख रेख संभव नहीं हो पाता है। बच्चे समुचित शिक्षा और उचित सम्मान से वंचित रह जाते हैं। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, उसका शिक्षा भी सही ढंग से प्राप्त नहीं हो पाता। ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो सब पर शिक्षा पर ज़्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें परिवार क्या होना चाहिए, छोटा होना रखना चाहिए। इस बात को ध्यान दें और इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी भी होगा। अब हम लोग बायोलॉजिकली मेथड हम लोग समझेंगे कि बायोलॉजी के मेथड से जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जा सकता है, विभिन्न उपाय क्या क्या है। तो बायोलॉजी मेथड से अगर जनसंख्या में वृद्धि को रोकने का उपाय अगर देखेंगे तो कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा संतानों के उत्पत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब कृत्रिम मतलब जो इंसान द्वारा उपाय किया जा सकता है, ठीक है। इसका उपाय करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कम से कम संतान उत्पन्न कर सकते हैं। संतति नियंत्रण से ही जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण होगा। संतति जितना कम होगा, जितना कम बच्चे जन्म लेंगे, उससे से जनसंख्या पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। तो परिवार में संतानों की संख्या सीमित रखने के विषय में जानकारी देने के लिए परिवार नियोजन केंद्र भी चलाया बना है, जिससे इसी परिवार नियोजन केंद्र का काम होता है कि घर घर जाकर बताए कि ये क्या हो कि इससे संतान मतलब संतान कम पैदा करे तो हम लोग का क्या होगा कि अच्छे विकास होगा, सब चीज़ें बारे में जानकारी दे। इसमें कार्यरत चिकित्सक, अन्य कर्मचारी जनता के संतति नियंत्रण के विभिन्न उपाय का शिक्षा दे। तो इसमें कौन कौन सा रहता है, तो जो कर्मचारी होता है वो जाकर यहाँ पर इस चीज़ों की जानकारी दे कि हम लोग कम से कम संतति नियंत्रण पर मतलब ध्यान देना चाहिए, कम से कम बच्चे जन्म दे। तो उपाय के लिए यौन शिक्षा के विषयों से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी देने चाहिए कि यौन से संबंधित जितना भी शिक्षा है, जितना भी जानकारी है, सभी चीज़ें उनको बताना चाहिए। अब अगर हम विधियों का बात करेंगे, क्या क्या विधि होता है संतति का रोकने का। देखो होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि बच्चे का जन्म कैसे होता है। तो शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु के मिलने से ही क्या होता है, निषेचन की घटना होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु को मिलने से ही क्या होता है, निषेचन की घटना होता है। अब अगर इसको मिलने से रोक दे, अगर इसको मिलने से रोक दे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कि बच्चे का जन्म नहीं होगा, इसलिए कि ये मिलता है तभी जाकर निषेचन की घटना होता है। और निषेचन के फलस्वरूप ही क्या होता है, बच्चे का गर्भ धारण हो जाता है। गर्भ धारण के बाद बच्चे पलना शुरू कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हम लोग को नहीं चाहिए तो उस केस में ये क्या करें, इसको शुक्राणु को अंडाणु से मिलने से रोक दे। अब इसी को रोकने के लिए हम लोग बायोलॉजिकल मेथड पढ़ते हैं, कृत्रिम तरीका पढ़ते हैं बहुत सारा कि कैसे कि हम लोग रोक सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें होता है इसको रोकने के लिए, तो ये चीज़ें पहले सबसे पहले है हार्मोनल विधि। सबसे पहले एक विधि दिया हुआ है हार्मोनल विधि। तो इस विधि में हम लोग क्या करते हैं उसको समझेंगे। आजकल विभिन्न प्रकार के हार्मोनल से बनी गर्भ निरोधक गोलियां आ रहा है, इसको हम लोग गर्भ निरोधक गोली कहते हैं, जो खाने योग्य होते हैं। मार्केट में अगर जाएंगे तो ये अलग अलग नामों से प्रचलित होता है। माला N, माला D बाजार में धड़धड़े मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिलता है। ये खाने के टिकिया के रूप में होती है। ये गोलियां 21 दिनों तक प्रतिदिन ली जाती है। तो अगर बात करेंगे तो ये महिला लेती है।
गर्भधारण को रोकने के लिए। तो गर्भधारण को रोकने के लिए महिला लेती है और ये 21 दिन तक लिया जाता है। जैसे कि मासिक चक्र का बात करेंगे तो महिलाओं में कितना दिनों तक का होता है, 28 दिनों पर ये रिपीटेशन करता है, तो उसी बीच ये 21 दिनों तक लेना है। इन्हीं मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों में मुख्यतः पहले दिन से ही शुरू करना है। तो जब मासिक चक्र शुरू होता है महिलाओं में, तो जो पहला दिन होता है उसी दिन से ये शुरू करना है। और कहाँ तक, 21 दिन तक लेना है, मतलब लास्ट के 7 दिन तक नहीं लेना है, लगातार 21 दिन तक इस गोली को लेना है। ये महिलाओं द्वारा लिया जाता है गर्भधारण को रोकने के लिए। गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद इन्हें फिर से, अब ये हमेशा लेना पड़ता है, ठीक है, ये 7 दिनों तक ही गैप करना है और ये फिर दोबारा इसको लेना है, ये इसको फिर दोबारा लेना है। और इसका कोई हानिकारक प्रभाव देखने को नहीं मिलता, इसका दुष्प्रभाव कोई बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए ये गोली खाने में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, तो इसको हम लोग हार्मोनल विधि कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनल विधि कहते हैं गर्भधारण को रोकने के लिए। गर्भधारण रुकता कैसे होता है, अंडाणु शुक्राणु, तो बेसिकली ये करता क्या है, जो शुक्राणु शरीर में आता है, माता के शरीर में जब ये शुक्राणु जाता है तो वो गोली क्या करता है, शुक्राणु को नष्ट कर देता है और अंडाणु से मिलने नहीं देता, इसको पहले ही क्या करता है, नष्ट कर देता है। तो यही इसका काम होता है। अब हम लोग इसको रोकने का और भी तरीका पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक विधि भी पढ़ेंगे। तो अगर प्राकृतिक विधि का बात करेंगे तो बाह्यस्खलन की विधि है। प्राकृतिक विधि क्या है, बाह्यस्खलन की विधि है, जिनमें पुरुष संभोग के समय वीर्य स्खलन के, अब देखो होता क्या है, हम लोग पता है कि जब ये पुरुष जो होता है, अगर महिलाओं के साथ पुरुष जब होता है, वो महिलाओं के साथ जब संबंध बनाते हैं तो उसी दौरान क्या होता है, जो शुक्राणु होता है, या उसको हम वीर्य भी कहते हैं, जो वीर्य होता है ये मादा के शरीर में क्या होता है, मादा की योनि में क्या स्खलित कर देता है, मतलब मादा की योनि में गिरा देता है, जिसके कारण मादा की योनि में जाने के बाद वो अंडाणु के साथ मिलता है और निषेचन घटना हो जाता है। तो जो ये संबंध बनाते हैं पुरुष, उसी दौरान वीर्य को क्या करे, मादा की योनि में न स्खलित करके क्या करे, बाहर स्खलित कर दे, तो इससे क्या हो जाएगा, निषेचन घटना रुक जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, निषेचन घटना रुक जाएगा। क्वेश्चन दिया, स्तनपान अनावर्त विधि से प्रसव के बाद जब तक स्त्री शिशु के भरपूर स्तनपान कराती है तब तक अंडोत्सव और मासिक चक्र शुरू नहीं होती है, इसलिए माता शिशु के जब 4 से 6 महीने तक स्तनपान कराती है तब प्रायः गर्भधारण नहीं होता। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब एक बार बच्चे का जन्म दे देती है, एक बार जब शिशु के जन्म दे देती है माता, तो उसमें देखने को मिलता है कि प्रायः 4 से 6 महीना तक गर्भधारण नहीं होता है। गर्भधारण उस टाइम ये नहीं होता है, तो उस टाइम गर्भधारण से बचा जा सकता है, ठीक है। और भी अगर विधि का बात करेंगे तो कुछ विधि दिया हुआ है, यांत्रिक विधि या रोध विधि। तो यांत्रिक विधि इसको हम लोग बोलते हैं रोध विधि, मतलब रोकने का काम करता है, ठीक। तो ये कैसे काम करता है उसको थोड़ा समझते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, इस रोधक साधन के द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को परस्पर मिलने से क्या किया जाता है, रोका जाता है। पुरुषों के लिए इसमें जो रोधक साधन आता है वो कंडोम उसको बोलते हैं हम, ठीक। तो ये पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ये बाजार में आसानी से मिल जाता है, यह पतले रबर के जैसा होता है। और ये क्या किया जाता है, जब संबंध बनाया जाता है, सब संभोग किया जाता है, जब संबंध बनाया जाता है महिलाओं के साथ, ये पुरुष इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण ये जो कंडोम होता है इसी के अंदर क्या होता है, शुक्राणु गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाता है, शुक्राणु जो होता है योनि में प्रवेश नहीं कर पाता है। और इसका इस्तेमाल करने से एक और चीज़ का फायदा होता है, HIV रोग से भागने की क्षमता, मतलब इससे क्या करता है, ये एड्स से भी बचाता है, ठीक। अगर महिलाओं के लिए बात करेंगे तो महिलाओं भी यूज करती है, तो ये है पुरुषों के लिए महिलाएं यूज करती है, जिसका हम लोग नाम बोलते हैं डायफ्राम। यह गर्भाशय ग्रीवा टोपी भी हम लोग इस्तेमाल किया जाता है महिलाओं के द्वारा, ठीक है। ये भी मार्केट में आसानी से मिल पाता है और ये महिलाएं अपनी योनि में प्रवेश कर लेती है ये डायफ्राम को, जिससे क्या होता है, शुक्राणु को वहाँ पे वो नष्ट कर देता है। शुक्राणुनाशक क्रीम या जेली प्राय इस्तेमाल किया जाता है, जिसको शुक्राणु से क्या किया जाता है, शुक्राणुओं को ये नष्ट कर देता है। आजकल एक विशेष प्रकार की विधि अंतर्गर्भाशय युक्ति UID का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ, जैसे कि
सिम्पेस लूप, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब गर्भधारण को रोकने के लिए ये कहाँ पे औरत बच्चों के जन्म का अंतराल चाहती है। अगर बच्चे का जन्म में मान लो कि पहला बच्चा जन्म हुआ तो उसके बीच में अंतराल चाहती है, तो ये महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है यूआईडी। ठीक, गर्भ निरोधक है जो कि युक्ति होता है, जो ये क्या करता है, तो ये कहाँ पे, तो यौन मार्ग में गर्भाशय में लगाया जाता है ये महिलाओं को। तो ये महिलाओं के गर्भाशय में क्या ये लगाया जाता है यूआईडी, जिससे क्या होता है शुक्राणुओं को ये अंडाणु तक जाने नहीं देता है। अब कुछ यहाँ पे है जो कि रासायनिक विधि दिया हुआ है। तो रासायनिक विधि में स्पार्साइटल रासायनिक सर्विक्स के निकट लगा दिया जाता है। तो ये भी एक रासायनिक विधि है जो सर्विक्स के निकट एक स्पाइरल रसायन लगाया जाता है, जो संभोग के समय स्खलित वीर्य को मौजूद शुक्राणुओं को क्या करता है। ये भी एक दावा का रूप में हम लोग बोल सकते हैं, जो कि महिलाओं के शरीर में लगाया जाता है, जो कि क्या करता है कि ये शुक्राणु जो वीर्य होता है, जो शुक्राणु होता है, उसको आते ही उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। आते इसको नष्ट कर देता है। एक जो यहाँ पर विधि होता है वो होता है सर्जिकल मेथड, सर्जिकल विधि होता है, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं। नर में नसबंदी किया जाता है। इसमें शुक्राणुओं को काट कर धागे से बांध ही दिया जाता है और इससे शुक्राणु के प्रवाह को स्थिति में यूनिट में नहीं हो पाता है। अब देखो इसको समझना है, होता क्या यहाँ पे देख सकते हो कि ये विदिशन होता है। विदिशन दो जोड़ी होता है, इधर दो जोड़ी दिखाया गया था, और ये एक नली होता है जिसको हम लोग शुक्रवाहिका कहते थे। शुक्रवाहिका नली हम लोग कहते थे इसको, जो कि यहाँ पर इससे कनेक्टेड होता था। तो ये शुक्रवाहिका जो नली होता है, इसी नली को क्या किया जाता है, बीच से काट के बांध दिया जाता है। ऑपरेशन द्वारा बीच से ये काट के बांध दिया जाता है, जिससे इससे शुक्राणु इससे होकर ही नहीं जा पाता है, इससे शुक्राणु निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो शुक्राणु से क्या किया जाता है, शुक्राणु इससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो ये एक सर्जिकल मेथड है जो कि पुरुषों के लिए किया जाता है, जिसको हम लोग नसबंदी कहते हैं, या इसको हम लोग वेक्सेक्टोपी कहते हैं, वेसेक्टोपी कहते हैं। ठीक, ये महिलाओं में भी किया जाता है। महिलाओं में हमको पता है फुलोपियन नली होता है, तो उस फुलोपियन नली को काट दिया जाता है, जिससे क्या होता है शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। फुलोपियन नली को ही काट दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्त्री नसबंदी, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबोवेक्टोमी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये है गर्भाशय का आकृति, महिलाओं के गर्भाशय की आकृति है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इधर जो रहता है तो इधर हम लोग जानते हैं कि यही फुलोपियन नली होता है। इधर ये क्या होता है, ये फुलोपियन नली होता है। तो ये फुलोपियन नली होता है, यही फुलोपियन नली के यहाँ से काट के क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। तो अब जैसे कि अंडाणु यहाँ पे रहता है, शुक्राणु इधर से जाता था, तो अब ये नली को ही काट दिया गया है, तो शुक्राणु यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो ये लेकिन ये चीज़ें कराने के बाद फिर कभी न तो ये बच्चे की, अगर महिलाओं में कर दिया गया तो महिलाओं कभी बच्चे की मां नहीं बन सकती है, अगर पुरुषों में कर दिया गया तो पुरुषों कभी बच्चे के पिता नहीं बन सकते। ठीक, इसलिए कि ये एक बार सर्जिकल हम लोग इसका ऑपरेशन अगर करा दिए तो ये फिर दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। जब ये डिसाइड हो जाता है, जब फैमिली में ये डिसाइड हो जाता है कि हमको अब एक भी बच्चा नहीं चाहिए, तभी जाके ये कराया जाता है। ठीक, कोई एक भी करा ले, हस्बैंड या वाइफ, तो कोई एक भी करा लेने से क्या हो जाएगा कि निःसरण घटना बंद हो जाएगा, और ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ठीक, बात करेंगे इसके अलावा एक और अवस्था में भ्रूण का शल्य क्रिया द्वारा योनि के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम लोग चिकित्सीय समापन कहते हैं। शल्य क्रिया द्वारा योनि के द्वारा बाहर निकाला जाए, एमटीबी भी इसको बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को खत्म करने का मेडिकली उपाय किया जाता है, जो कि योनि के रास्ते से इसको हटा दिया जाता है। शल्यक्रिया कार्य करने के पहले भ्रूण की जांच करके देखते हैं कि उसे अनुवांशिक बीमारी के लक्षण है या नहीं है। अनुवांशिक बीमारी के लक्षण होने पर भ्रूण का माता पिता की इच्छा अनुसार 4 से 5 महीने के अंदर गर्भपान कर दिया जाता है, और आजकल कानूनी मान्य है। अब देखो, ये 3 से 4 महीने के बाद भी करा सकते हैं।
ये 4 से 5 महीना तक भी ये करा सकते हैं। तो ये मान्य है और ये क्या किया जाता है, यूनिक रास्ते से उसको क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन करके बाहर ख़त्म कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ऐसा करने के लिए कानूनी मान्य तभी दिया जाता है जब बच्चे में कोई अनुवांशिक बीमारी हो तब। अगर ऐसा नहीं हो तो ये फिर मान्य नहीं होता, ये कानून के द्वारा ये अपराध माना जाता है। ठीक, जब अनुवांशिक कोई बीमारी हो तभी जाके ये कराया जाता है, जिसको हम लोग चिकित्सीय समापन कहते हैं या इंग्लिश में हम लोग NTP कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 2 दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, तो अगले क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।